दौवं सल्लक्षणीयम् उपाद्दव्यधुवत्तसंयुक्तं गुणपज्जयाशयं वा जं तं वर्णन्ति सौवह्नु पज्य विजुदं दौवं विना न पज्जयानद्धि दोह्नम् अनन्यभूतं पावं समना परुवेन्ति दव्येन विना न गुणा गुणैहिं दव्यं विना न संभवति अवधिरिक्तो भावो दौवगुणानं भवति तं हा। मोक्षार्थियों, one of the famous scientists, one of the very famous scientists, Thomas Alva Edison, who has credited so many inventions like carbon phone transmitter, light bulb, electric bulb and phonograph. एडिसन वह हस्ती है जिन्होंने अपने जीवन में बड़ी बड़ी शोध खोजें की है, जिसका लोहा अच्छे वैज्ञानिकों ने भी मांगा है। बहुत खुशी की बात यह है बच्चों, जब उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की थी, उससे पहले उन्होंने 2773 अटेम्प्ट्स किए थे। 2773 attempts. Now generally people think कि he is failing to prove, to discover, to invent something. और उसने एक कोट दिया था बाद में, जब उसने बिजली का बल्ब का आविष्कार किया एडिसन ने, तो उसने कोट है उसका, बहुत सुंदर मैसेज है समाज को। I have not failed for 2773 times, but it is that I have discovered कि my invention of electric bulb is on the 274th step. It means it needs 2774 steps to invent an electric bulb. आप समझ रहे हैं मुझे जो कहना है बच्चों? एडिसन का ये कहना नहीं है कि मैं 2773 टाइम्स फेल हुआ। दरअसल उनका ये कहना है, ये मुझे इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज हुई है, आविष्कार हुआ है, उसमें मुझे 2774 सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत थी। अर्थात मैं हारा हूं ये नहीं मानते हैं वे यहां तक कहते हैं मैंने तो उसमें भी खोज की है। 2774 स्टेप में खोज की है ये नहीं, वे कहते मैंने 2773 स्टेप्स में भी खोज की है। किस बात की? मैंने इस बात की खोज की है कि इन विधियों से इलेक्ट्रिक बल्ब पाया नहीं जा सकता, और मेरा पूरा जीवन शोध खोज से ही भरा है। निष्कर्ष मुझे इतना ही कहना है बच्चों, यदि हमें पक्के लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, लक्ष्य का पक्का ज्ञान करना है, तो बराबरी से हमें अलक्ष्य का भी बराबर ज्ञान होना चाहिए। एक्सपीरियंस्ड पर्सन इज द वन हु अचीव्स द सक्सेस आफ्टर सो मेनी फेलियर्स। यदि सहजता से ही हमें सफलता अर्जित हो जाए तो वो बहुत अनुभव नहीं देगा आपको, लेकिन कई असफलताओं के बाद यदि सफलता अर्जित होती है तो आपको काफी सारे खट्टे मीठे अनुभव होंगे, और अनुभव से ही आदमी खड़ा होता है, मात्र सफलता से नहीं।
अनुभव से उत्पन्न सफलता होनी चाहिए। ऐसे आदमी की सफलता शाश्वत और स्थायी रहती है। और इसीलिए यदि हमें स्थायी आत्मानुभव चाहिए, स्थायी आत्म कल्याण चाहिए, स्थायी आत्मा का ज्ञान करना चाहिए यदि हमें, तो हमें जरूरी हो जाता है अनात्मा का भी बराबर ज्ञान करें। लक्ष्य का पक्का ज्ञान करने के लिए अलक्ष्य का भी पक्का ज्ञान जरूरी है। और इसीलिए जीव को जानना हमारा लक्ष्य होने पर भी हमें जरूरी हो जाता है अलक्ष्य का भी, अर्थात अजीव का भी ज्ञान करना। ये जीव अजीव पाठ में ऐसी लगभग ये भूमिका मैंने बांध दी थी, और इसी प्रसंग में भी लगभग जीव अजीव से ही मिलता जुलता टॉपिक हमारा चल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जीव के सच्चे ज्ञान के लिए जरूरी हो जाता है हमारे अड़ोस पड़ोसियों का भी ज्ञान करना। और हमारे अड़ोस पड़ोसी है अजीव के अंतर्गत आते हैं पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव की चर्चा तो हम वैसे ही जीव अजीव पाठ में कर चुके, थोड़ी बहुत चर्चा कल कर चुके हैं। पुद्गल की काफी कुछ चर्चा हम कल कर चुके हैं। उससे पूर्व थोड़ी और बैकफुट पर आकर बच्चों इतना कहना जरूरी होगा, विश्व की परिभाषा करने के बाद हमने द्रव्य की भी परिभाषा देखी थी और काफी सारी परिभाषा देख रहे थे हम द्रव्य की। यदि हमें गुण की परिभाषा द्रव्य रिलेटेड स्थापित करनी हो तो क्या स्थापित करेंगे बच्चों? कोई बताएगा? द्रव्य रिलेटेड, इन रिलेशन विद द्रव्य, द्रव्य की तरफ से गुण की परिभाषा करनी होगी तो हम गुण की परिभाषा क्या करेंगे? द्रव्य की परिभाषा तो हमने की थी, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब गुण की परिभाषा क्या होगी? इसी तर्ज पर आचार्य उमा स्वामी ने बोली, द्रव्य की इकाई को गुण कहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वैसे आपने एक उत्तर दिया था, उसका पॉइंट मिला था कल? आपने एक उत्तर दिया था, बैठे थे? नहीं मिला था। नहीं मिला था, ओके, आई मिस्ड, देन आई फेल्ड। आप एक पॉइंट आपका बढ़ा लेना। अब मुझे रात में ये सब मुझे याद आता रहा, मैंने इनका पॉइंट बढ़ाया नहीं बढ़ाया, अभी ख्याल में आ गया मुझे। मैं बहुत स्विंग में होता हूँ कभी, तो मुझे वो ख्याल में नहीं आता फिर बीच में। ठीक है बच्चों, ज्ञानी जो अपनी ही धुन में दौड़ता है आत्मकल्याण की, उसको इसकी भी फिक्र कहा बीच में कुछ पुण्य आता भी है कि नहीं आता है, कोई लौकिक उपलब्धि होती है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर समझ लेना चाहिए। गुण की परिभाषा स्वयं आचार्य उमा स्वामी कहते हैं, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। यह भी 5वें अध्याय का बहुत सुंदर और रमणीक सूत्र है। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, इसका मतलब यह होता है गुण किसे कहते हैं? तो कहते हैं जो द्रव्य के आश्रित रहते हैं, जो द्रव्य के आधार से रहते हैं, उसे गुण कहते हैं। ये पहली परिभाषा। दूसरी इसी सूत्र में, और जो अन्य गुण के आश्रय से नहीं रहते। दोनों परिभाषाओं की यदि एक परिभाषा करें तो गुण उसे कहते हैं जो द्रव्य के आश्रित रहते हैं परंतु अन्य गुणों के आश्रित नहीं रहते हैं। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। हा, गुण की परिभाषा एक और आप लोगों ने भागों में पढ़ी है बच्चों, वह आपके मुख से मैं सुनना चाहूंगा अभी। गुण की परिभाषा कौन बताएगा? गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के सभी भागों में तथा सभी अवस्थाओं में पाया जाता है। भागों में मतलब प्रदेशों में, अवस्थाओं में मतलब पर्यायों में। तो हम इस परिभाषा को ऐसे भी कह सकते हैं, गुण उसे कहते हैं जो द्रव्य की हर पर्याय में, हर अवस्था में तथा प्रत्येक क्षेत्र में अर्थात प्रत्येक प्रदेशों में पाया जाए, उसे गुण कहते हैं। खैर, ये तो बीच में मैंने बात कह दी। कल रात में हमने तसल्ली से चर्चा किस बिंदु पर की थी बच्चों? पुद्गल पर की थी। पुद्गल का शाब्दिक विवेचना भी हमने की थी, दार्शनिक विवेचना भी की, अन्य दर्शन क्या मानते हैं पुद्गल के बारे में ये भी कहा था। और जाते जाते इतनी बात समझना जरूरी है,
अणु अर्थात परमाणु यह मूल पुद्गल है, लेकिन पूरण और गलन उसका स्वभाव होने से वो निरंतर परमाणु फॉर्म में ही बना रहे ऐसा नहीं। परमाणु का स्कंद भी होता है जिसे अशुद्ध अवस्था कहते हैं। स्कंद मतलब बॉन्ड बच्चों, बॉन्ड। तत्व और सूत्र के 5वें अध्याय का फिर एक सूत्र है, अण्वा स्कंदाश्च। अणु के रूप में या स्कंद के रूप में पाया जाता है। किसकी बात कर रहा हूं? पुद्गल की बात कर रहा हूं। टेबल कुर्सी की तो काफी चर्चा मैंने कर ली, जब अवसर आएगा तो मैं विशेष चर्चा आपको करूंगा। यहां तक कि हम जैनियों ने अंधकार को, उजाले को भी पुद्गल माना है। जैनेतरों ने अंधकार को अलग सा पुद्गल नहीं माना है। वे तो कहते हैं व्हाट इज अंधकार, तो वे कहते प्रकाश का अभाव। इस प्रकार अंधकार को अभाव स्वरूप मानते हैं। बट हम लोगों ने शब्द को भी स्कंद माना है। शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल्य आदि एक 5वें अध्याय में एक सूत्र है जो पूरे फीचर्स कहता है कि पुद्गल स्कंद किस किस रूप में पाए जाते हैं। उसमें अंधकार के और उजाले की भी चर्चा खुलकर आई है। आज मैं आकाश द्रव्य की चर्चा करना चाहूंगा बच्चों। आप थोड़े फोकस्ड रहिए। मेरा विचार है अभी के और रात्रि के पीरियड्स में 2 कक्षाएं हमारी बची है द्रव्य पाठ पर, तो बचे हुए 4 द्रव्यों की मैं चर्चा करूंगा। आपको लग रहा होगा पहले 3 पीरियड्स केवल जीव और पुद्गल पर ही चर्चा हुई, बल्कि बहुत अच्छे से कहो तो केवल पुद्गल पर चर्चा हुई, और बचे हुए 2 पीरियड्स में 4 की कैसे चर्चा होगी? क्योंकि बचे हुए 4 द्रव्य उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने जीव और सेकेंडरी पुद्गल, क्योंकि पुद्गल जीव से ज्यादा रिलेटेड है। डे टू डे एक्टिविटीज में, रोजमर्रे में, हमारे संपर्क में पुद्गल ही आता दिखता है। इसलिए भी पुद्गल का विशेष वर्णन करना जरूरी था। आज आकाश की चर्चा करूंगा मैं। आपको लग रहा होगा ये क्रम भंग करके, धर्म अधर्म काल की चर्चा न करके अचानक आकाश की चर्चा कैसे कूद पड़ी। मैं आपको बता दूं, आकाश की चर्चा करना थोड़ा सरल हो जाएगा मुझे, क्योंकि यह द्रव्य हमें सबको परिचित है। यहां तक कि आज के वैज्ञानिकों ने भी इसे स्पेस कहकर पुकारा है। वैज्ञानिकों ने तुरंत स्वीकृति की है और वे मानते ही हैं स्पेस को। धर्म अधर्म काल के बारे में उनकी धारणाएं थोड़ी अलग हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि जिनके बारे में सर्वसम्मति है उसी की चर्चा क्यों न की जाए, क्योंकि सरलता से कठिनता की ओर बढ़ना सरल हो जाएगा। आकाश द्रव्य बच्चों, अभी जरा विचार करो, आकाश है इसको कौन नहीं मानता? पहले मैं इस बात को भी आपको सिद्ध कर दूं। कुछ लोग, कुछ वैज्ञानिक, कुछ दार्शनिकों ने आकाश को अभाव रूप सिद्ध किया है, अर्थात कुछ नहीं होना, उसे आकाश कहते हैं। बट मैं आपको बता दूं, मेरी बात को कोई पूरी करेगा बच्चों तो मजा आएगा, और कुछ नहीं होगा। आकाश को जो अभाव रूप सिद्ध करते हैं, फिर वह आकाश को द्रव्य कह नहीं पाएंगे, क्योंकि आकाश भी भाव रूप है। भाव रूप मतलब सत रूप है, वह भी है। अरे अस्तित्व गुण तो सामान्य गुण है, उसमें भी पाया जाता है ना। और पहले 1-2 पीरियड्स में मैंने सत पर कितनी चर्चा की है। जो है वह द्रव्य है। और यदि हम आकाश को नास्ति रूप कहने जाएंगे, जहां कुछ नहीं है उसे आकाश कहते हैं, तो यह नास्ति रूप परिभाषा हो जाएगी। और नास्ति रूप परिभाषित करने से आपत्ति क्या पड़ रही है बच्चों? आपत्ति क्या पड़ रही है? कोई बोलो। उसको द्रव्य कहना असंभव हो जाएगा, क्योंकि जो है वही द्रव्य है। तो नास्ति रूप भले कथनचित कहो, लेकिन कथनचित तो अस्ति रूप कहना पड़ेगा, कथनचित भावात्मक कहना पड़ेगा। और वैसे तो हर एक द्रव्य किसी अपेक्षा से है भी, किसी अपेक्षा से नहीं भी है। कथनचित है और कथनचित नहीं है। इसका प्रसंग, जब प्रसंग आएगा तब इसकी विशेष चर्चा हम
कर लेंगे। प्रोफेसर एडिंगटन नाम के एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने भी साफ रूप से यह कहा है, कोई शून्यवत आकाश द्रव्य को मानते हो, ऐसा शून्यवत वह पदार्थ नहीं है। मतलब वह भी अपने आप में पूर्ण वस्तु है, ऐसा स्वयं एक वैज्ञानिक कहते पाए जाते हैं। अब व्हाट इज आकाश द्रव्य, आइए हम देखते हैं। वैसे मैंने अभी एक बात कही, स्पेस, सचमुच अवकाश वर्ड है ना बच्चों, अवकाश, वो भी आकाश से ही बना है। और अवकाश को क्या कहते हैं लोक में? अवकाश को क्या कहते हैं? ज्ञान। यदि किसी को एब्सेंट रहना है 4 दिन तो हम क्या कहते हैं? अवकाश पर है 4 दिन के, तो अवकाश मतलब वो गैप, एब्सेंसी। वो अवकाश शब्द भी आकाश से ही बना है, खड़ा हुआ है। और लोग इसीलिए समझते हैं आकाश मतलब जहां कुछ नहीं होना, बट कुछ नहीं होना ये तो नास्ति परक हो गए, जिसकी मैं अभी चर्चा की। आकाश द्रव्य क्या है जरा हम समझते हैं। ये जितनी भी वस्तुएं आपको दिख रही है बच्चों, ये कहां पर है? सब आकाश में। ये टेबल कुर्सी की बात कर रहा था, ये उजाले अंधकार की भी बात कर रहा हूं मैं, इस माइक फोन की भी बात कर रहा हूं, इस दीवार घड़ी की भी बात कर रहा हूं मैं, ये पेड़ आदि भी, ये सब कहां पर है? ये सब आकाश में ही। यहां तक कि सूर्य चंद्रमा भी कहां है? आकाश में। पूरा सोलर सिस्टम कहां है? यहां तक कि पृथ्वी भी कहां है? आकाश में। नाउ वन मोर थिंग, व्हाट वी फील, हमें क्या लगता है बच्चों, ये सूर्य और चंद्रमा तो अधर में लटके हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी तो एक ठोस चीज है और सपोर्टिव चीज है। लगभग हम लोग ऐसा समझते हैं, बट आपको समझना चाहिए जैसे सूर्य चंद्रमा अधर है, लटके हुए दिखते हैं, लटके हुए दिखते हैं, ये तो हमारी भाषा है, लटके हुए हैं कहना। सचमुच में लटके हुए नहीं हैं, अपने अपने स्थान पर स्थित है। स्थित है मतलब यद्यपि वे परिणमन करते हैं, परिणमन मतलब गमन करते हैं। कौन? सूर्य चंद्रमा निरंतर रिवॉल्यूशन भी कर रहे हैं, रोटेशन भी कर रहे हैं कि नहीं? और पूरा सोलर सिस्टम निरंतर गमन कर रहा है। ये बड़ा अचरज होता है लोगों को, इसको बिना सपोर्ट के कैसे रह लेता है? इतनी भारी वस्तु, जैसे ये रुमाल है बच्चों, रुमाल, इफ आई लीव दिस रुमाल इट गेट्स ड्रॉप्ड, राइट? जैसे अ फॉलिंग एप्पल, न्यूटन ने क्या देखा? गार्डन में जब बैठे थे एंड ही वाज रॉकिंग द चेयर एंड ही वाज सिटिंग अंडर अ ट्री, अंडर अ मैंगो ट्री, तो उन्होंने ये पाया एक एप्पल ऊपर से नीचे गिरा। तो उसकी खोज में लग गए और उन्होंने खोज कर दी एक चीज की, जिसकी मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा। वैसे किस चीज की खोज की उन्होंने? लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की, गुरुत्वाकर्षण शक्ति की उन्होंने खोज की। किन्होंने? अभी हमें क्या लगता है, देखो हम लोगों ने क्या क्या सोच रखा है। आपको इसके लिए साइंस के नॉलेज की जरूरत होगी, आज भी, आज और कल थोड़े साइंटिफिक नॉलेज की जरूरत आपको होना जरूरी है। अभी हम क्या समझते हैं, इतना सा 2 ग्राम का भी रुमाल था, वो नीचे गिर गया। और हमें यह प्रश्न है, ये सूर्य चंद्रमा आखिर अधर रह कैसे लेते? आपको यह समझना जरूरी है बच्चों, हर एक चीज, इस विश्व की हर एक चीज अधर ही रहती है। आपको जानकर बड़ा शॉकिंग और सरप्राइजिंग लगेगा। हमको तो लगता है सूर्य चंद्रमा अधर में है और पृथ्वी कैसी है? विथ सपोर्ट है, प्रॉपर सपोर्ट है इसका। यह आपका भ्रम है। इसीलिए भ्रम है क्योंकि आपको इस पृथ्वी का न ओर दिखता है और न ही छोर। और यहां से जब आप सूर्य चंद्रमा को देखते हो तो उसका ओर छोर आपको दिखाई देता है, इसलिए आपको अधर दिख रहा है। यदि आप चंद्रमा पर जाए और चंद्रमा से यदि यहां पर आप देख ले,
आप चंद्रमा से यहां पर देख ले, कल्पना कर रहा हूं मैं, इस पृथ्वी को देख ले तो आप क्या पाएंगे? कोई मुझे बताएगा? आप ये पाएंगे, बोलो। पृथ्वी भी आदर की, और दूसरी बात बोलो। उसको वो भी लटकी, पृथ्वी आधर है और पृथ्वी लटकी है, और चंद्रमा स्थायी रिजिड एक सपोर्टिव चीज है। आपको ये लगेगा, इनको आधा पॉइंट दे दो। आप चंद्रमा पर बैठकर आपको ये लगेगा काश कदाचित आप सूर्य पर जाएंगे तो आपको ये लगेगा ये पृथ्वी कैसे लटकी है, कैसे ये सब आधर आधर, और आप पाएंगे सूर्य तो एकदम ठोस चीज है, आधार पर खड़ी चीज है, चंद्रमा भी लटका है, पृथ्वी भी लटकी। ये आपको कब ख्याल में आएगा? जब आप सूर्य पर होंगे, क्योंकि तब आप सूर्य का और छोर देख नहीं सकेंगे, इतने योजनों का है ये। तो ये ड्रॉबैक हमारे समझने की है। दरअसल सृष्टि की हर एक वस्तु अधर में ही है। या तो ऐसा कहिए, या तो दूसरी भाषा में कहूंगा, कोई बता सकता है दूसरी भाषा? या तो यूं कहिए, विश्व की सृष्टि की हर एक वस्तु आधार से रहती है, और वह आधार है आकाश द्रव्य। इसलिए आकाश द्रव्य की परिभाषा आचार्य ने की है, जो सभी द्रव्यों को रहने के लिए स्थान दे, स्थान दाता, उसी को हम कहते हैं अवगाहन देना, ऑक्यूपेंसी। ऑक्यूपेंसी समझ रहे हैं बच्चों? जो ऑक्यूपाई कराने की क्षमता रखता है। और इसीलिए लक्षण विशेष गुण आकाश द्रव्य का कहा गया है अवगाहन हेतुत्व, अवगाहन देता है। समझ रहे हैं? अवगाहन मतलब स्पेस, जगह देता है। और आकाश द्रव्य का कितना बड़ा रोल है यह आप देख सकते हो। यहां पर रहने वाली हर एक वस्तु को वो जगह देता है। और जितनी भी वस्तुएं हैं, पृथ्वी भी है ना बच्चों, योजनों तक यदि आप नीचे चले जाएंगे, हम जहां पर खड़े हैं, मैं ज्यादा उलझाना भी नहीं चाहता, हम खड़े हैं चित्रा पृथ्वी पर। कौन सी पृथ्वी पर बच्चों? अभी यो हजारों योजन, लगभग मान के चलिए 84,000 योजन, आप लगभग मान के चलिए 1 लाख योजन की पृथ्वी है। ये कितनी? हजारों योजन मोटाई है इस पृथ्वी की, जिस पृथ्वी पर हम खड़े हैं। और 1 योजन मतलब बच्चों 2000 कोष, क्योंकि ये अकृत्रिम गणना है, इसलिए बड़ा कोष लेंगे 2000 कोष। और 2 कोष मतलब मैंने बताया था 7 किलोमीटर। शाबाश, तो क्या गिनती है इसकी। लेकिन आप जाएंगे हजारों किलोमीटर नीचे, लाखों किलोमीटर आप नीचे चले जाएंगे, इतनी मोटी ये धरती है, ये पृथ्वी है, लेकिन उस पृथ्वी के नीचे आप जाकर देखेंगे तो आपको दिखेगा ये भी अधर है। तो दूसरी भाषा में क्या कहना पड़ेगा? इसे भी सपोर्ट की जरूरत है, और वो सपोर्ट है आकाश, और वो ऑलरेडी सपोर्टेड है। मतलब हमें क्या लगता है, कोई भी वस्तु यहां रखी तो धड़ाधड़ नीचे गिर रही है, और हमें यह लगता है सूर्य चंद्रमा भी धड़ाधड़ नीचे क्यों नहीं गिरते हैं। अरे ऐसे गिरने लग जाए यदि, तो मेरा प्रश्न है कहां पर गिरेंगे वे आकर? तो आप ये कहेंगे वे अपनी जमीन पर आकर गिर जाएंगे। तो मेरा दूसरा प्रश्न होगा, ऐसे तो फिर जिस जमीन पर हम खड़े हैं उस जमीन को भी गिरना पड़ेगा, और गिर गिर के कहां गिरेंगे? आखिर कहां रुकेंगे वे? क्योंकि सर्वत्र एक आकाश का ही साम्राज्य है। अभी मैं साइंटिफिक रीजन थोड़ा देता हूं, फिर यहां पर क्यों गिरती है ये चीज बच्चों? क्योंकि आप ये जानते होंगे इस चीज को कि बहुत नहीं, इस पृथ्वी के, इस धरती के बहुत बहुत बाहर बढ़े तो सैकड़ों मील आप समझ सकते हैं। सैकड़ों मील आप यदि इसकी पेरीफेरी से, इसकी विसिनिटी से आप थोड़ा दूर हो जाएंगे, वहां पर आप पाएंगे वस्तुएं अधर है। और आज भी थोड़ी पृथ्वी से वस्तु दूर हो जाए, वहां पर अधर स्थित होती है कोई भी वस्तु। चलो अब मुझे बताइए बच्चों, व्हाट इज सैटेलाइट? इसे हिंदी में कहते हैं स्पुतनिक। सैटेलाइट सुना है? सैटेलाइट वर्ड सुना, स्पुतनिक सुना है?
नहीं, सैटेलाइट ही सुना है आपने। चलो मैं सैटेलाइट से काम निकालता हूं। सैटेलाइट आप जानते हैं हजारों किलोमीटर गमन कर जाते हैं, कितने जन जानते हैं? एक आध सैटेलाइट का कोई नाम बताएगा? कोई सैटेलाइट का नाम बताएगा? कोई बात नहीं, मुझे भी कुछ इसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सैटेलाइट किसके बलबूते पर चलता है, कोई बताएगा? सैटेलाइट स्पेस में जाता है, ये कितने जन जानते हैं? और सैटेलाइट स्पेस में घूमता रहता है, कितने जन जानते हैं? वो जो घूमता है, आप में से कितने जन जानते हैं वो किसके बल पर घूमता है वहां पर? अर्थात मुझे ये पूछना है, उसको कोई इंजन होता होगा ऐसा आपको लग रहा है? कोई पेट्रोल डीजल पर चलता होगा ऐसा आपको लग रहा है? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा दूरी पर जाइए, पृथ्वी के, धरती के सैकड़ों मील दूर जाने पर आप पाएंगे जो वस्तु जैसी रखी है वैसी ही मिलेगी आपको, वही हिलेगी नहीं, बिल्कुल भी सरकेगी नहीं किंचित भी। और यदि उसको मोशन दे दे, थोड़ा उसको यदि आप धक्का दे दे, तो वह चीज निरंतर घूमती रहती है बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। जैसे विमान यहां उड़ते हैं तो उसको इंजन की जरूरत है और उसे पेट्रोल की भी जरूरत है, क्योंकि उसे ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध काम करना है। बट सैटेलाइट्स का ऐसा नहीं है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि सैटेलाइट्स रन विदाउट एनी इंजन, उसे इंजन की जरूरत नहीं है। तो फिर सामान्य एक प्रश्न है, ये कैसे दौड़ते, आखिर कैसे दौड़ते, कैसे दौड़ते? अरे इंजन की, पेट्रोल की जरूरत वहां होती है जहां पर फोर्स के विरुद्ध काम करना है। वहां पर कोई विरुद्ध फोर्स ही नहीं है। वहां पर जिस मोशन में छोड़ देंगे उसी रफ्तार से वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। दैट इज सैटेलाइट। मैं इतना सारा क्यों कह रहा हूं बच्चों? मैं इतना सारा इसलिए कह रहा हूं, आज भी कोई वस्तु को थोड़ी दूरी पर छोड़ दे तो उसको भी आप पाएंगे कि वह भी अदर ही है। और इस न्याय से विचार करो कि इस विश्व की जितनी भी चीजें हैं वो किसी अपेक्षा से कहो तो सब के सब अदर है, और किसी अपेक्षा से देखो तो सबको एक सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट। और वो किसका है? आकाश द्रव्य का। अभी रिजिड सपोर्ट मतलब, अभी और एक बात समझ लीजिए, सपोर्ट मतलब, रिजिड मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पुद्गल कोई मैं सपोर्ट कह रहा हूं। अभी ये दिमाग से हटा दीजिए आप। आकाश द्रव्य अमूर्तिक है, इनविजिबल है, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, सर्वव्यापी है। इस आकाश द्रव्य को भी काटा, भेदा, छेदा, जलाया, सड़ाया, गलाया नहीं जा सकता। ये भी कोई गीला वगैरह वगैरह होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन इसकी एक खासियत है, यह सबको अवगाहन देता है, जगह देता है। इसे कहते हैं आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य की थोड़ी चर्चा करने के पहले एक प्रॉपर टेबल बनेगा एक जगह बच्चों, जिसे आपको ऐसा करिए, हॉरिजॉन्टली आपको 7 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम नेमिंग के लिए, वो होगा द्रव्य का, फिर उसके नीचे जीव, फिर पुद्गल, फिर उसके नीचे धर्म, अधर्म, आकाश, और उसके नीचे काल। ऐसे 6 द्रव्यों का पहला कॉलम बनेगा। दूसरे कॉलम में आप लिखेंगे संख्या, और तीसरे कॉलम में आप लिखेंगे कितने प्रदेशी। वैसे कॉलम्स तो कई हो सकते हैं, लक्षण का भी एक कॉलम हो सकता है, स्वभाव का भी एक कॉलम हो सकता है, लेकिन अभी मुझे उसकी बात नहीं करनी है। मुझे केवल 3 कॉलम्स आपसे बनवाने हैं। पहला तो द्रव्य, दूसरा संख्या, तीसरा प्रदेश। जीव संख्या में कितने हैं बच्चों? अनंत। एक एक जीव कितने प्रदेशी है? अभी इसमें कोई लॉजिक्स नहीं है बच्चों। ये जैसे ग्रंथों में कहा है वैसे हम यहाँ पर बोलते, और भगवान वीतरागी सर्वज्ञ होने से वे अन्यथावादी नहीं हो सकते, इसलिए उनकी कही हुई बात परम सत्य है। जीव कितने हैं संख्या में? इनफाइनाइट, अनंत। जीव कितने प्रदेशी है? हर एक जीव, उसका भी मतलब कितना क्षेत्र है? जैसे हमने कहा यह हॉल
कितना बड़ा है तो हमें ये कहना पड़ता है ये हॉल 50 स्क्वायर फीट का है, 500 स्क्वायर फीट का है, उसके कुछ न कुछ डायमेंशंस हुआ करते हैं। ठीक उसी प्रकार आकाश का भी वॉल्यूम कितना है, तो आकाश कितना जीव कितना वॉल्यूम वाला है, कितना बड़ा है, तो कहा जाता है असंख्यात प्रदेशी। जीव कितने प्रदेशी है बच्चों? असंख्यात प्रदेशी। अभी 3 फिगर्स समझ लीजिए बच्चों जरा, संख्यात, असंख्यात और अनंत। हम केवल संख्यात को समझ सकते, तुम हम मति श्रुति ज्ञान वाले जीव केवल संख्यात को ही समझ सकते, काउंटेबल को ही। हमारी ताकत अनंत को समझने की तो है भी नहीं, लेकिन हमारी ताकत असंख्यात को भी समझने की नहीं है, अनकाउंटेबल को समझने की नहीं है। आप मुझे, मैंने कभी आपको उदाहरण दिया होगा, आप संख्यात, असंख्यात और अनंत को मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि नहीं? आपके पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? उसके उदाहरण दोगे मुझे जरा कोई? संख्यात के उदाहरण जैसे 1000, 2000, लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़, अरब, खरब, संख्यात के उदाहरण। असंख्यात का उदाहरण कोई देगा? उदाहरण मैंने एक बार दिया था, बोलो। जो कभी खत्म ही नहीं होता। असंख्यात का उदाहरण दिया था मैंने एक बार, पाए। किसी को याद आ रहा है? मैंने यही दिया था क्या? पाई इज इक्वल टू 22/7, 1.33333। अब वो कोई डेफिनेट फिगर नहीं है, उसे कहेंगे असंख्यात, और इनफाइनाइट को कहेंगे अनंत। तो जीव असंख्यात प्रदेशी है। कितने प्रदेशी है बच्चों? लेकिन मैं आपको और एक बात बता देता हूं। अभी हमने कहा प्रवचन में सैकड़ों जन आए थे, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रवचन में 100 जन आए थे, मैं क्या कह रहा हूं, प्रवचन में सैकड़ों जन आए थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ प्रवचन में 100 जन भी आए होंगे, 101 भी आए होंगे, 102 भी आए होंगे, फिगर कहां तक लेनी पड़ेगी? 999 तक लेनी पड़ेगी। 100 से लेकर 999 तक की फिगर्स सैकड़ों के अंतर्गत इंक्लूड की जाती है। मतलब सैकड़ों के कितने भेद हो गए बच्चों? सैकड़ों के कितने भेद हो गए? सैकड़ों के भेद हो गए 899। कितने भेद हो गए? 899। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? जरा हाथ ऊपर करना। शाबाश शाबाश। हम ऐसा भी कह सकते हैं सैकड़ों के तो सैकड़ा, फिगर के तो सैकड़ों अर्थ हो जाते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं हम, क्योंकि 899 भी सैकड़ों है। तो हमने कहा सैकड़ों जन आए थे, मतलब सैकड़ों के भी सैकड़ों भेद है। सैकड़े के कितने भेद है? सैकड़ों भेद है। उसी प्रकार यदि मैं आपको पूछूं कि हजारों जन वहां पर आए थे, इसका मतलब आप क्या समझते हो? तो आप क्या उत्तर देंगे? अभी मेरे उत्तर की तर्ज पर कौन उत्तर देगा? वहां पर हजारों जन आए थे मैंने कहा, इस तर्ज पर आप क्या बोलना चाहेंगे? हजारों जन आए थे मतलब क्या? कोशिश करेगा कोई? इसका मतलब वहां पर 1000 जन भी आए होंगे, 1001 भी आए होंगे, 1002 भी आएंगे, डॉट आए होंगे, डॉट 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 डॉट, और कहां तक फिगर दौड़ानी पड़ेगी? 99,999। मतलब हजारों आए थे, हजारों का अर्थ 1000 भी हो सकता है, 99,999 भी हो सकता है, और उसके बीच की सभी फिगर्स हो सकती है। इसका मतलब हजारों के भी हजारों भेद होते हैं। हजारों के कितने भेद है? अभी कैलकुलेट करके बताओ, हजारों में कितने भेद आ रहे? जरा जल्दी बताओ मुझे, कितने भेद आ रहे? हजारों के कितने भेद है? डेफिनेट फिगर बताओ मुझे जल्दी। बहुत सरल था बच्चों।
99,999 में से 1000 आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो वो फिगर कितनी आएगी? 99,000 में से 1 घटाइए आप, आएगी कि नहीं आएगी? खैर, मुझे तो आपको क्या बताना है, और इन शॉर्ट कहना हो तो क्या कहेंगे? हजारों के कितने भेद है? हजारों भेद है। इन शॉर्ट, फिगरेटिव नहीं बोलना हो तो आपको। लाखों के कितने भेद हो सकते हैं बच्चों, जरा मुझे बताओ कोई सोचकर। लाखों के कितने भेद हो सकते हैं? सरल था बिल्कुल, लाखों के लाखों भेद हो सकते हैं। सैकड़ों के कितने भेद थे? सैकड़ों। हजारों के कितने भेद थे? लाखों इस फिगर के कितने भेद हो सकते हैं? करोड़ों इस फिगर के कितने भेद हो सकते हैं? निष्कर्ष की बात मुझे कोई बताएगा? मैं इतना क्यों कह रहा हूं? शाबाश, वो लाइन बताएगा कोई? पूरी लाइन बोल के दिखाएगा कोई? मुझे क्या कहना है? बॉटम लाइन, असंख्यात के भी असंख्यातों भेद होते, लेकिन वहां पर हम कैलकुलेट करके राइट फिगर भी बता सकते थे, यहाँ पर बता नहीं सकेंगे क्योंकि असंख्यात की फिगर तो वैसे ही नहीं बता सकते। असंख्यात के कितने भेद हो गए बच्चों? असंख्यातों। अनंत के कितने भेद हो गए? अनंतों। मतलब अनंत कहा तो इस अनंत के अनंत टाइप से, ये मुझे बताना है। अभी मैंने आपको ये कहा जीव कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी। बट असंख्यात प्रदेशी में एक डाउट सता रहा है, वो क्या सता रहा है आपको बताइए? असंख्यात प्रदेशी मतलब एग्जैक्टली कितने असंख्यात प्रदेशी? क्योंकि असंख्यात के भी असंख्यात भेद होते हैं। तो आचार्यों ने एक बहुत सरल उत्तर दे दिया। उन्होंने कहा सरल है, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी। क्या कहा? तो कोई यदि पूछे जीव कितने प्रदेशी है, आप असंख्यात प्रदेशी कहेंगे तो यह उत्तर हो जाएगा स्थूल, और सूक्ष्म उत्तर क्या हो जाएगा? लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी। लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी मतलब क्या? आइए इसको भी देखते हैं जरा। देखिए बच्चों, आप लोगों ने कभी, चलो आप लोगों ने तो हाथ भी ऊपर किए थे एक दिन, मुझे याद आ रहा है, कितने जनों के घर के बाहर, बिल्डिंग पर, घरों पर, दीवारों पर अथवा गेट पर मैंने पूछा था आपको, नक्शा इस प्रकार का है। समझे ना मेरी बात को? 3 लोग का नक्शा कितने जनों के घर पर है? व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? वो है क्या सम्मित? वो है क्या चीज? वो है 3 लोग का नक्शा। क्या है वो? इसका क्या इंपॉर्टेंस है? इसका इंपॉर्टेंस ये है इस नक्शे का कि जैन दर्शन ये मानता है यद्यपि शहर बहुत बड़ा है लेकिन लोग सब जगह नहीं रहते, लोग इसी एरिया में रहते हैं। ऐसा हो सकता है? पर्टिकुलर एरिया में ही रहते इस शहर में, ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। उसी प्रकार आकाश द्रव्य होने को तो बहुत बड़ा है, लेकिन सभी द्रव्य बाकी के जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल, ये सभी द्रव्य एक पर्टिकुलर स्थान पर रहते हैं, और उस पर्टिकुलर स्थान का नाम इसीलिए लोकाकाश बताया गया है। इसीलिए आकाश के अपने आप 2 खंड हो जाते हैं, एक लोकाकाश और एक अलोकाकाश। और परिभाषा की जाती है, लोकाकाश उसे कहते हैं, लोकाकाश आकाश द्रव्य का वह हिस्सा है, वह खंड है जहां पर बचे हुए 5 द्रव्य रहते हैं, और अलोकाकाश आकाश द्रव्य का वह खंड, वह हिस्सा है जहां पर कोई भी द्रव्य, आकाश द्रव्य के अलावा, ऑफ कोर्स वो तो है ही, आकाश द्रव्य के अलावा और कोई भी जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल द्रव्य नहीं रहते हैं। इस प्रकार दोनों को परिभाषित किया। मैं बीच में याद दिलाना चाहता हूं आपको, एक वैज्ञानिक हुए हैं सर अल्बर्ट आइंस्टाइन,
और अल्बर्ट आइंस्टाइन की यह मान्यता थी, यह जो विश्व है, यह जो आकाश है, स्पेस है, दैट इज फाइनाइट। फाइनाइट मतलब एक विशिष्ट परिधि में है, उसके लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, यह सब निकाले जा सकते, इसलिए उसका वॉल्यूम भी निकाला जा सकता है। बट जैन दर्शन यह कहता है यदि हम ऐसा माने, कैसा, कि यूनिवर्स और विश्व फाइनाइट है। फाइनाइट समझ में आता है ना, शांत है, मतलब उसके और छोर है, उसके डायमेंशंस है, उसकी लंबाई चौड़ाई और हाइट है। यदि ऐसा माने तो क्या दिक्कत आएगी बच्चों, क्या दिक्कत आएगी? प्रैक्टिकल बताइए जरा मुझे, कोई दिक्कत क्या आएगी? प्रैक्टिकल दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत यह आएगी यदि हम कहें ये इतना विश्व है, तो एक स्वाभाविक प्रश्न खड़ा होता है, फिर इसके बाहर क्या है? प्रश्न खड़ा होगा कि नहीं होगा? जब बॉर्डर्स आ गई तो इसके बाहर क्या है? और ऐसा तो ये नहीं कह सकेंगे नहीं इतना ही विश्व है, इसके बाहर कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कह सकेंगे, क्योंकि जब बॉर्डर्स आ गए, उसकी सीमाएं आ गई, तो उसके बाहर क्या है ये जिज्ञासा जरूर होगी। क्योंकि जब बॉर्डर्स आकी गई तो अड़ोसी पड़ोसी कौन है ये बात तो तय होगी ही होगी, नहीं तो बॉर्डर्स बनाए किस पर? इससे क्या सिद्ध होता है बच्चों? साइंटिफिकली क्या सिद्ध होता है? साइंटिफिकली क्या सिद्ध होता है इससे बच्चों? क्या सिद्ध होता है साइंटिफिकली? इससे इस बात की सिद्धि होती है, कोई कोशिश करेगा, चूका तो चूकने दीजिए, आप तो चूकने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप थोड़ा सोचना चालू करेंगे तो आपकी बुद्धि देखिए कैसे विकास की ओर दौड़ने लग जाएगी। लॉजिकल थिंकिंग बढ़ने चाहिए, डजंट मैटर, चूक जाए तो चूक जाए। तो इस बात से इस बात की सिद्धि हुई, यदि विश्व यूनिवर्स की हम कुछ मर्यादा करें तो यह प्रश्न स्वाभाविक खड़ा होगा कि इसके बाहर क्या है। और आपने ये कहा कि आकाश द्रव्य इतना ही है, तो यह प्रश्न खड़ा होगा कि इसके बाहर क्या है फिर? तो इसके बाहर और कुछ ना कुछ मानना ही पड़ेगा, और इसके बाहर आप कोई और द्रव्य कह नहीं सकेंगे, और आप कहेंगे खाली है, ऐसा हो नहीं सकेगा, क्योंकि जो है वो द्रव्य ही है। इससे यह मालूम पड़ता है कि आकाश द्रव्य, विश्व शांत नहीं है, वह फाइनाइट नहीं है। शांत समझते हो ना बच्चों? शांत, 8वीं वाले बच्चे शांत समझ रहे हो? शांत, शांत शब्द कैसे बना है? सचित्र शब्द कैसे बनता है? सचित्र, सचित्र नहीं जानते आप? कौन सा वर्ड बताओ? सचित्र मतलब चित्र सहित। आपको प्रश्न पूछा जाता होगा एग्जाम में, इस बात को आप 100 उदाहरण समझाइए। आता है ऐसा? आता है? अरे फिर तो क्या है, यही तो बात है। 100 उदाहरण की संधि क्या बनेगी? स प्लस उदाहरण, मतलब उदाहरण सहित समझाइए। स जो उपसर्ग है वह उपसर्ग सहित के अर्थ में है। अभी मैं क्यों कह रहा था इतना सारा बच्चों? शांत का अर्थ क्या करेंगे? शांत का अर्थ क्या करेंगे? बोलो। स अधिक अंत, जो अंत सहित है उसे शांत कहेंगे, विथ एंडिंग। तो आइंस्टाइन का जो ये कहना है कि आकाश है, स्पेस है और विश्व है, वह शांत है, उसके लिमिटेशंस है, ऐसा मानने में आपत्ति थी कि उसके बाहर कौन सा द्रव्य है। फिर इससे यह सिद्ध हुआ कि विश्व, आकाश शांत नहीं है, वह अनंत है, उसकी मर्यादाएं मानने में भारी आपत्ति आएगी। इससे सिद्ध हुआ आकाश अनंत प्रदेशी है। एक कॉलम आप फिल करिए, अभी
आकाश कितने प्रदेशीय है बच्चों? और अखंड तो मैं कहता ही जा रहा हूं, इसलिए आकाश कितने द्रव्य मानने पड़ेंगे? एक ही द्रव्य मानना पड़ेगा, लेकिन वो है अनंत प्रदेशी, लेकिन उसके खंड नहीं होते। अब वन मोर कंफ्यूजन अराइजेस। अभी अभी तो आप कह रहे थे आकाश द्रव्य के दो खंड है, एक लोक आकाश और एक अलोक आकाश। अभी अभी आप कह रहे थे, और अभी आप कह रहे आकाश द्रव्य के कोई खंड ही नहीं होते। अरे खंड का अर्थ जहां पर कहा जा रहा है आकाश द्रव्य के कोई खंड नहीं होते, वहां पर समझना है आकाश द्रव्य के कोई टुकड़े नहीं होते। यहाँ पर भी कहीं वो 6 डाला का वो कहा, ओ ये लोक का ये आकार है यहाँ पर। 3 भुवन में सार, ये जो छंद है 6 डाला का, सचित्र 6 डाला में, उसके लिए जो आकार बनाए वो 3 लोक का नक्शा देख रहे हैं आप बच्चों। और उसके बाहर जो बाउल है, जो जार है, जिसके बीच में लोक आकाश है, व्हाट इज दैट? जार स्टैंड्स फॉर, वो जार स्टैंड्स फॉर विश्व। बट थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है बताइए जरा मुझे, कोई बताइए जरा कोई। बट फर्क इतना है, यहाँ पर जार एक कंटेनर उनको रखना पड़ा, और कंटेनर में मतलब उसके लिमिटेशंस है, और जार के बाहर भी कोई ना कोई चीज है ही वहां पर है। ऐसा विश्व के मामले में नहीं है। विश्व मतलब कोई क्लोज्ड सर्किट नहीं है कि इसके अंदर सब कुछ और इसके बाहर कुछ नहीं है, क्योंकि आकाश अनंत है, अनंत। आकाश द्रव्य का ना ओर है ना छोर है। लेकिन मेरा अभी प्रश्न है, आकाश द्रव्य के 2 खंड कहे, लोकाकाश और अलोकाकाश, ऐसा भी हम कह रहे हैं। हम ऐसा भी कह रहे हैं कि आकाश द्रव्य अखंड है। इसकी दोनों बातों की संधि कैसे जोड़ पाएंगे आप? दोनों का कोऑर्डिनेशन कैसे करेंगे? दोनों ट्रुथ्स का, दोनों सत्यताओं का आप कैसे समन्वय करेंगे? आप में से कोई उत्तर देगा मुझे? प्रश्न कितने जन रिपीट करेंगे जो प्रश्न मैंने पूछा है? जो नहीं करेंगे वे खड़े रहिए, जल्दी और जल्दी। प्रश्न चाहिए मुझे, उत्तर आपसे अभी अपेक्षित नहीं है मुझे बहुत। प्रश्न, केवल प्रश्न बोलना है आपको। मैंने प्रश्न पूछा बच्चों, हमारे सामने 2 चीजें हैं। एक चीज ये है हमारे सामने कि आकाश द्रव्य अखंड है, इसके कोई टुकड़े नहीं होते। और एक फैक्ट हमारे सामने है, आकाश द्रव्य के 2 खंड हैं, लोकाकाश अलोकाकाश। इन दोनों बातों का समन्वय आखिर करेंगे कैसे हम? ऐसा मेरा प्रश्न है। प्रश्न कितने जन बोल सकेंगे? कितने जन प्रश्न बोल सकेंगे? उत्तर का तो मैं पूछ ही नहीं रहा हूं अभी। मेरा प्रश्न ये है, एक तरफ हम ये कह रहे हैं आकाश अखंड है, एक तरफ ये कह रहे हैं आकाश के 2 खंड है। अब दोनों में समन्वय कैसे बिठाए, दोनों की संधि तालमेल कैसे बिठाए हम दोनों का? उसका सीधा उत्तर इतना सा है बच्चों, जब हम ये कहते हैं कि आकाश अखंड द्रव्य, इसका मतलब उसके कोई टुकड़े टाकड़े नहीं है, कोई जोड़ जोड़ के 10 टुकड़े जोड़कर बनी हुई कोई चीज नहीं, आपके बिल्डिंग जैसे, आपके स्कंद जैसी, कि एक दिखती हो लेकिन कई सारे टुकड़ों से जुड़कर बनी है, और मन बनेगा तब कई सारे टुकड़े कर सकेंगे। ऐसी चीज नहीं है वो आकाश, इसलिए उसे अखंड कहा जाता है। लेकिन फिर उसके 2 खंड क्यों कहे जाते हैं? 2 खंड इसलिए कहे जाते हैं उसके 2 टुकड़े हैं, ऐसा नहीं, लेकिन समझने के लिए 2 चीजें अलग अलग दिखती है वहां पर। क्या दिखती है? एक पर्टिकुलर स्थान पर 5 द्रव्य है, एंड पर्टिकुलर स्थान पर 5 द्रव्य नहीं है। इस अपेक्षा से खंड कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं इस प्रवचन हॉल के 2 खंड है,
एक महिलाओं का खंड और एक पुरुषों का, अच्छी भाषा में एक बहनों का खंड और एक भाइयों का खंड। लेकिन जरा विचार करो, इतना कहने मात्र से कोई प्रवचन हॉल के 2 खंड अथवा 2 टुकड़े थोड़ी हो जाते हैं। कोई 2 खंड जो हमने कहे वो समझने के लिए कहे, जरूरी थोड़ी है बहनों को वहां से उठाकर यहाँ कर सकते हैं, भाइयों को उठाकर यहाँ कर सकते, तो खंड बदल जाएंगे। और इतना ही क्यों, और आगे की बात कोई बताएगा, इतना ही क्यों, बल्कि कोई बात पूरी कर सकता है, बल्कि यदि हमारा मन बने, यदि बहनों का ये शिविर हो, स्पेशली बहनों का, और पूरा हॉल बहनों का भर जाए, तो इसके 2 खंड सिद्ध भी नहीं होंगे। उसी प्रकार कदाचित आगे की बात कोई पूरी करेगा, उसी प्रकार बोलो। हाँ सिद्धांत, पुरुषों का लोकालोक, पुरुष का नहीं, अब हाँ लोकालोक में घटित करो मेरे भाई। लोकालोक। अब उदाहरण हो गया, अभी सिद्धांत बताना चाहिए था आपको, बोलो। आकाश के खंड रहेंगे, टुकड़े नहीं होते। पूरी बात सुनो। लोक आकाश और आकाश, ये दोनों जो बताए वो दोनों खंडन मतलब टुकड़े नहीं होते, ये दोनों एक ही। चलो अब बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। हाथ किन के ऊपर थे, और कोई था क्या? ठीक है, इसका मतलब कदाचित ऐसा भी हो सकता है। कैसा? कि जहां 5 द्रव्य यदि वे डिसलोकेट हो जाए, डिसलोकेट समझ में आता है, लोकेशन बदल दे ले अपना और बाहर आ जाए कहीं, तो वो रेखा के तो पूरे के पूरे बाहर आ जाए, तो लोक आकाश का लोकेशन हटाना पड़ेगा और यहां करना पड़ेगा। यदि कुछ वही रहे और कुछ थोड़े बाहर आए, तो थोड़ा लोक आकाश बढ़ाना पड़ेगा, फिर ऐसा करना पड़ेगा। बट प्रकृति में ऐसा होता नहीं, वो नियत स्थान पर ही रहते। यहां पर बदलाव की गुंजाइश है, वहां पर बदलाव की गुंजाइश भी नहीं। लेकिन जो 2 खंड कहे जाते हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश, वो इसी अपेक्षा से कहे जाते हैं। नाउ मुझे कोई दोनों की परिभाषाएं बताकर, लोकाकाश और अलोकाकाश की, दोनों के नियत प्रदेश बताएगा कोई? दोनों की परिभाषा बताकर दोनों के नियत प्रदेश बताएगा कोई मुझे? लोक आकाश की परिभाषा है, आकाश के जिस खंड में बचे हुए 5 द्रव्य पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल रहते हैं, वह लोक आकाश है। और आकाश के उस हिस्से में, खंड नहीं कहना तो मत कहिए, खंड कहकर आपको टुकड़ा लग रहा हो तो, हालांकि हिस्सा कहने पर भी लग सकता है ऐसा। तो अलोक आकाश उसे कहते हैं, आकाश का वह हिस्सा है जहां पर आकाश के अलावा और कोई द्रव्य नहीं है, उसे अलोक आकाश कहते हैं। ये तो दोनों की परिभाषा है। अभी प्रदेश बताने हैं दोनों के, इतना कोई बताएगा? लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, लोकाकाश असंख्यात। अभी लोकाकाश को लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी कहने का कोई काम इसलिए नहीं है, जब लोक का ही असंख्यात प्रदेशी कहा जाए तो लोक प्रमाण तो माना ही जाएगा। तो लोकाकाश कितने प्रदेशी है? असंख्यात। अब बहुत लगा तो क्या कह सकते हैं? लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी। और अलोक आकाश कितना प्रदेशी है? अलोक आकाश कहेंगे अनंत प्रदेशी। हमने कहा लोक आकाश के नियत प्रदेश असंख्यात, अलोक आकाश के नियत प्रदेश अनंत। सचमुच उसको नियत कैसे कहेंगे? फिर अनियत भी कहा जा सकता है, और किसी अपेक्षा से नियत मतलब नियम से इतने ही प्रदेश रहेंगे। और वो कितने प्रदेश है? अनंत प्रदेश, जिसका ना ओर है ना छोर है, ना स्टार्ट है ना एंड है। यदि इसका एंड होने लग जाए अलोक आकाश का और स्टार्ट होने लग जाए तो आपत्ति क्या आएगी बच्चों? आपत्ति क्या आएगी? आपत्ति क्या आएगी? आपत्ति यह आएगी फिर हमें आकाश द्रव्य से भी कोई एक और बड़ा द्रव्य है ऐसा मानना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए यह आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी माना गया है, और यह अनंत सबसे बड़ा अनंत मानना पड़ेगा आपको अनंत के भेदों में।
कितने जन मेरी बात को समझ रहे हैं? अभी बोल कितने जन पाएंगे बच्चों? और ये सजा मैंने कल परसों ही कहा है आपको, ये न आने की ही सजा नहीं है, ये न बोलने की भी सजा इसमें इंक्लूड है। आपको बोलना पड़ेगा, आपको चूकना पड़ेगा, तभी तो आप में सुधार हो पाएगा। आपको बोलनी है एक एक चीज। आकाश कितने प्रदेशी है यश? आकाश कितने प्रदेशी है? आकाश इन ऑल अनंत प्रदेशी है, जिसमें से लोक आकाश अलोक आकाश के बीचों बीच है, ऐसा कहते हैं। अभी चलो मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, आपने कितने जन ने सुना है लोक आकाश आकाश के बीचों बीच रहता है? कितने जन ने सुना है ये बात? किसने सुनी है? नहीं सुनी है। ऐसा कहा जाता है लोक आकाश है ना, लोक आकाश मतलब ये डब्बा, वो आकाश द्रव्य के बीचों बीच है। ठीक उसी प्रकार आचार्यों ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कमरे में लटका हुआ सिक्का, मैंने एक दिन सिक्के का उदाहरण दिया था, आपको याद आ रहा होगा, वो इसी अर्थ में दिया था शायद। किस रूप में उदाहरण दिया था सिक्के का? सिक्के का उदाहरण दिया था मैंने, याद आ रहा है आपको? नहीं दिया था। सिक्के का उदाहरण मैंने ये कहते हुए दिया था, पुराने जमाने में ऐसी सिस्टम हुआ करती थी कि दूध और दही को कहीं रखना है तो छत पर एक रस्सी टांगी जाती थी और ऊपर टांगा जाता था, ऊपर ही कुछ रखना निकालना। यहाँ पर उदाहरण दिया था, याद आ रहा है? वो क्यों होते थे सिक्के? क्योंकि उस सिक्के में न बिल्ली चढ़ सकती ना कुछ हो सकता है, बियॉन्ड द रीच ऑफ एवरीवन, हम ही जब चाहे उसको निकाल सकते हैं। जैसे ये सिक्का टंगा है ना बच्चों घर में, बस उस रस्सियों को अभी गौन करो। फिल्मों में होता है ना ऐसा, रस्सियों को गौन करके उस चीज को देखी जा सकती है। उसी प्रकार रस्सियों को गौन करके हम देखेंगे तो आप पाएंगे सिक्का बीचों बीच लटका है कमरे के। ये ठीक वैसा ही दृश्य है जैसे लोकाकाश आकाश द्रव्य के बीचों बीच है। मैंने रस्सियों को गौन क्यों कराया बच्चों? रस्सियों को गौन क्यों कराया मैंने बच्चों? क्यों कराया? आप में से कितने जन बता पाएंगे? इसलिए गौन कराया हमने क्योंकि वहां पर तो आधार की जरूरत है उस कुंडे को रखने के लिए, सिक्के के लिए, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स चलता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति चलती है। लेकिन व्यापक दृष्टि से विचार करो तो लोक आकाश को लटकने के लिए कोई रस्सी से, कोई खूंटी से टंगा होगा आकाश द्रव्य के? ऐसा नहीं है, वो तो अधर है, अधर। अब विचार करो, इतना बड़ा लोक आकाश ही जब अधर है तो आपको क्यों आश्चर्य लगता है सूर्य चंद्रमा अधर कैसे है? और आपको क्यों यकीन नहीं आता जिस पृथ्वी पर हम खड़े वो भी अधर है लेकिन लटकी है? ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, स्थित है। और दूसरी भाषा में कहेंगे इसे आकाश द्रव्य का आधार है। इसलिए आइंस्टाइन का जो ये कहना है, बात को कौन पूरी करेगा? आइंस्टाइन का जो कहना है कि आकाश, स्पेस फाइनाइट, शांत है, ये बात लॉजिकली प्रूव नहीं होती है। हम कैसे स्यादवाद लगा सकते हैं इसमें? हम स्यादवाद ऐसा लगा सकते हैं, लोकाकाश की तरफ से देखो तो आकाश द्रव्य शांत है, लेकिन अलोक आकाश की तरफ से देखो तो आकाश द्रव्य अनंत है, जिसका अंत नहीं है। हम कह नहीं सकते ऐसा नहीं, असंख्यात में तो हम कह नहीं सकते संख्या, लेकिन उसका अंत तो है। अनंत में हम कह ही नहीं सकते, इतनी सी बात नहीं, उसका अंत वास्तव में भी नहीं है। उसके कोई पैरामीटर्स, बॉर्डर्स, डायमेंशंस नहीं है, नहीं है। यह आकाश द्रव्य का रकाना हमने पहले मान लिया। जीव का रकाना चल रहा था, जिसमें मैं आपको कह रहा था जीव को कितने प्रदेशी कहना है हमको। मैं दो बातें कह रहा था, वो कौन कौन सी कह रहा था? जीव के कितने प्रदेशी खंड में क्या डालना, मैं क्या कह रहा था आपको?
ऐसा लिख सकते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं। मैं क्या कह रहा था आपको, दो बातें कह रहा था, वो कौन सी? बोलिए, बोलो यश। जीव के असंख्यात प्रदेश रहते और उसमें 999 तक। दो अपेक्षा कह सकते हैं, जीव असंख्यात प्रदेशीय लिख सकते हैं और हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि वह, बोलो, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश। बैठो, आप भी बैठो अरहंत। लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशीय, ऐसा भी कह सकते हैं हम। लोक प्रमाण असंख्यात मतलब असंख्यात का डेफिनेट पैरामीटर तय किया हमने। विच पर्टिकुलर असंख्यात यू आर टॉकिंग अबाउट, तो वी आर टॉकिंग अबाउट लोक प्रमाण असंख्यात वाला। आप समझ रहे हैं? ये चौकी दिख रही है ना बच्चों आपको, चौकी, वो कितने प्रदेशीय जानते हैं आप लोग? ये चौकी कितने प्रदेशीय जानते हैं? बाबा ये भी असंख्यात प्रदेशी है। चलो आप मुझे बताएंगे ये रुमाल कितने प्रदेशी है? ये भी असंख्यात प्रदेशी। अरे भाई, जो निगुदी का जीव है ना, निगुदी का जीव, उसका जीव भी असंख्यात प्रदेश घेरता है। इतना छोटा जीव भी असंख्यात प्रदेश घेर लेता है, मतलब ये भी असंख्यात प्रदेश, और वह भी लोकाकज भी असंख्यात प्रदेश। असंख्यात के तो असंख्यात भेद है, हम कौन सा असंख्यात लेंगे? तो बताना जरूरी हो जाता है, जीव लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। ठीक है, शेष चर्चा फिर। अब किसी को कोई डाउट होगा तो मुझे पूछ सकते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का, किसी भी किस्म का कोई भी शंका, समस्या, प्रश्न हो, पूछ सकते हैं। मुझे नहीं आएगा तो मैं और ग्रंथों में ढूंढूंगा और आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं निरंतर अध्ययन ही करता रहता हूं। किसी को कोई डाउट होगा पूछ सकते हैं। ठीक है, ओम नमः। निज निधि निज में बताई, यह